नमस्कार, मैं सोमवीर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वह है चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन ऑफ आरटीआई। इसके पहले जो आपको लेक्चर कराया गया था कि आरटीआई है आप कैसे लगा सकते हैं, आरटीआई कमीशन किस प्रकार से कार्य करते हैं। इसके बाद में हमारा ये दूसरा लेक्चर आपके लिए है और इसमें हम बात करेंगे कि जो आरटीआई है इसमें प्रमुख जो चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। साथ में हम जानेंगे कि उन चुनौतियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस ऑफ आरटीआई। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारत में 51 लोग हैं उनको जान से मार दिया गया, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट थे, जो लगातार आरटीआई लगाते रहते थे। इसके साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 2005 से 2020 तक यहाँ पर लगभग 3 करोड़ 33 लाख जो केस हैं वो आरटीआई के पास में आए थे। आरटीआई जो आवेदन है वो यहाँ पर आरटीआई जो कमीशंस बने हुए हैं उनके पास में आए थे, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम यहाँ पर अपने इस टॉपिक को क्रम वाइज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आप 2 पॉइंट यहाँ पर माइंड्स में रखेंगे और जो भी आप नोट्स बना रहे हैं तो उन नोट्स में भी आप इस प्रकार से कैटेगरीज कर सकते हैं। एक साइड में तो हम यहाँ पर आपको यहाँ पर एक साइड में आपको चैलेंज बताएंगे, दूसरी साइड में जो चैलेंज है उसको किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात बताएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करें, चैलेंज है वो एक, बहुत से चैलेंज है, इसमें से हम क्रमवाइज यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चैलेंज है एक, ये है इनके टेन्यूर के बारे में, कार्यकाल। आरटीआई जो कमीशंस बने हुए हैं, सूचना आयोग जो बने हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज अभी यहाँ प्रस्तुत हो गया है और वो चैलेंज 2019 का जो आरटीआई एक्ट प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से कि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के हाथों में यहाँ पर जो भी हमारे देश का CIC चीफ इंफॉर्मेशन जो कमीशन है उसके बारे में है ये, उसका ये जो कार्यकाल है ये यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसके पास में चला गया। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है। यहाँ पर 2019 में ये परिवर्तन किया गया, यद्यपि 2019 का ये आरटीआई जो अधिनियम संशोधन का जो प्रस्तुत किया गया था, इसको बहुत से जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी आलोचनाएं भी की थी। आरटीआई कमीशन जो CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में जितने भी व्यक्ति रह चुके थे लगभग सभी ने ही इसकी आलोचना की थी कि इससे यहाँ पर जो आरटीआई कमीशन बनेगा उसके सारे अधिकार और सारे यहाँ पर उसकी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास में चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि इनका जो कार्यकाल है ये कार्यकाल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चला गया है। यहाँ पर हम आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में बात करें तो आरटीआई एक्ट 2005 में यहाँ पर स्पष्ट किया गया था कि इसके जो भी CIC के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी कमीशन बनाया जाएगा उसके लिए यहाँ पर 65 वर्ष की एज रखी गई थी कि 65 वर्ष की एज होने के बाद में उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके साथ में इसका 5 वर्ष का जो कार्यकाल, इन दोनों में से जो भी पूरा होगा उसी आधार पर उसको सेवानिवृत्त है वो कर दिया जाएगा। परंतु 2019 का जो एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार अभी ये व्यवस्था हो गई है कि यहाँ पर CIC के जो कमिश्नर हैं, अन्य जो आयुक्त हैं, उनका यहाँ पर कार्यकाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इस एक्ट के अनुसार वो उनके कार्यकाल को घटा सकती है, उनके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आरटीआई जो एक्ट है इसमें यहाँ पर प्रस्तुत हो गया है। क्योंकि यहाँ पर सपोज कीजिएगा यहाँ पर कोई भी CIC बनाया गया है, जैसे वर्तमान समय में हम यहाँ पर बात करें, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो CIC में कार्य कर रहे हैं, चीफ जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो उसके रूप में कार्य कर रहे हैं। सपोज कीजिएगा इन्होंने सरकार के विरुद्ध कोई अपना फैसला दे दिया तो आप सोच सकते हैं सरकार फिर उसके जो कार्यकाल है उसके कार्यकाल को कम कर देगी। तो पहले ये निश्चित होता था यहाँ पर कि या तो 65 वर्ष की एज होने तक या 5 वर्ष
का उनका जो कार्यकाल है ये होने तक, इनमें से जो भी पहले होगा उसी आधार पर उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। परंतु अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में कमांड ले ली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनका 10 वर्ष कर सकती है, और उनको लगा कि नहीं इनका कार्यकाल और कम कर दिया जाए तो जैसे ही एक प्रपोजल लाएगी और कहेगी इसका कार्यकाल अभी 1 वर्ष का है, इसको हटाया जाता है। दूसरे वे में हम यहाँ पर बात करें, स्टेट में भी वहाँ पर कार्य करते हैं, राज्यों में भी यहाँ पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्य करते हैं। उनका ये जो कार्य है ये यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार को दे दिया गया। राज्य सरकार अपने जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका कार्यकाल यहाँ पर कम कर सकती है, उसको घटा सकती है, उसको बढ़ा सकती है। ये सब कार्य इस एक्ट के अनुसार 2019 का जो अधिनियम प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार ये अब स्टेट गवर्नमेंट के पास में उसके जो सूचना आयुक्त हैं उनको नियुक्त करने का, उनको कार्यकाल को घटाने का, उनको बढ़ाने का, ये सारा कंप्लीट अधिकार यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया। इसमें सॉल्यूशन क्या किया जाए, तो सॉल्यूशन यही है, निश्चित रूप में आप कह सकते हैं कि ये 2019 का जो एक्ट लाया गया है आरटीआई के रिगार्डिंग, जो कार्यकाल के बारे में बात करता है, इसको यहाँ समाप्त कर देना चाहिए। एक ही सॉल्यूशन है, सिंपल वे में है कि सरकार ने जो ये संशोधन किया है इस संशोधन को समाप्त कर देना चाहिए, और जो पहले वाला था 65 वर्ष की आयु तक या फिर 5 वर्ष का कार्यकाल ये वहां पर होना चाहिए ताकि वो अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सके। दूसरा जो पॉइंट है वो है सैलरी के बारे में। ये भी यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। 2019 का जो एक्ट सरकार ने प्रस्तुत किया गया, और इस एक्ट के अनुसार अभी जो सैलरी है, जो वेतन है, यहाँ पर जो के सूचना आयुक्त हैं, यहाँ पर CIC के बारे में हम बात करेंगे, उसका जो वेतन है वो भी अभी वर्तमान समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चला गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट है इस एक्ट के अनुसार वो उसका जो सैलरी है उसको घटा सकती है, उसको बढ़ा सकती है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण परिवर्तन इस एक्ट के माध्यम से हो गया है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि CIC का जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ निर्धारित करेगी। यदि पहले वाले वे में हम बात करें, 2005 का जो एक्ट था RTI एक्ट, उसके अनुसार ये था कि CIC के जो कमिश्नर हैं उसका यहाँ पर वेतन 2005 के एक्ट के अनुसार जो हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर हैं उसके जो अन्य आयुक्त होते हैं उनके समान यहाँ पर रखा गया था। तो ये जो सैलरी थी ये यहाँ पर 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन इनका रखा गया था। परंतु अभी क्या कर दिया है इस एक्ट के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार यहाँ पर कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनका वेतन निर्धारित करेगी। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इससे कम कर दे, इससे ज़्यादा कर दे, ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो भी CIC बनेगा, जैसे वर्तमान समय में मैंने आपको बताया था, मान लीजिएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा है और उसने सरकार के विरुद्ध कोई ऐसी अपील आई और उस अपील के अनुसार सरकार को वहाँ पर दोषी ठहरा दिया उस अपील के अनुसार, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आगे जो भी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी निश्चित रूप में वहाँ पर इस CIC का वेतन है वो कम कर देगी, क्योंकि ये अधिकार इस एक्ट के अनुसार किसके पास चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका वेतन घटा सकती है, बढ़ा सकती है, 1 वर्ष अलग रख सकती है, दूसरे वर्ष अलग रख सकती है, उनको कम ज़्यादा है वो कर सकती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। इस कारण से ही आप जानते हैं हमारे देश में 2019 का जो एक्ट संशोधन RTI में प्रस्तुत किया गया था, इसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी हुए थे, आंदोलन भी हुए थे, और सरकार ने जो इसके बारे में आर्गूमेंट्स किए कि इसके पक्ष में जो तर्क रखे वो फैक्टलेस थे, उनके बारे में कोई यहाँ पर कोई निश्चित रूप में आप नहीं कह सकते हाँ सरकार ने ये ठीक किया है। इसका सोल्यूशन क्या है, निश्चित रूप में आप इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें कि सरकार ने 2019 में ये जो एक्ट प्रस्तुत किया और RTI में इसको जोड़ दिया है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। सिंपल वे है इसमें कि सैलरी के रिगार्डिंग जो वेतन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित कर रही है उसको यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए। इसी के अंतर्गत यदि हम राज्यों के बारे में बात करें, क्योंकि राज्यों में भी सूचना आयुक्त कार्य करते हैं, राज्यों में भी जो यहाँ पर SCIC स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो होते हैं उनका वेतन है वो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसको यहाँ पर सौंप दिया गया है इस एक्ट के अनुसार। तो निश्चित रूप में यहाँ पर राज्यों में जो
राज्य सूचना आयुक्त होंगे वो भी यहाँ पर दबाव में कार्य करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार है, कभी भी उनके वेतन को घटा सकती है, कभी भी उनके वेतन को बढ़ा सकती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो इस कारण से यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन रूप में आप बता सकते हैं कि ये जो एक्ट सरकार ने प्रस्तुत किया है, इस एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट। सरकार है, सरकार भी इस आरटीआई एक्ट है इसको ज़्यादा सुचारू रूप से लागू नहीं करवाना चाहती है, सरकार भी इसमें इंटरेस्ट कम लेती है। सरकार भी यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको बहुत कम अवगत कराती है। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें कोई भी बीमारी हो जाती है, सपोज कीजिएगा पोलियो है, अभी कोरोना वायरस है, तो इनके समाधान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री हैं, उनको आइकन के रूप में, उनको एम्बेसडर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि आप इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे सेतु ऐप है, उसमें अजय देवगन आपको दिखाई देंगे, अमिताभ बच्चन हैं, वो भी आपको एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से कि कोरोना है उसे हमें हराना है इसके बारे में। या हम और कोई बीमारी के बारे में बात करें, जैसे पोलियो है, पोलियो के बारे में भी हम बात करें तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन भी आपको एडवर्टाइजमेंट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारे देश में एक समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आरटीआई है, आरटीआई एक टूल्स के रूप में कार्य करता है, एक यहाँ पर यंत्र के रूप में कार्य करता है, और इसके माध्यम से हम किसी विभाग में हो रहे भ्रष्टाचारों को उजागर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि अमिताभ बच्चन आरटीआई एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है, इसका ब्रांड एम्बेसडर आपको नहीं मिलेगा कि आरटीआई है उसको लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर अमिताभ बच्चन कह रहा है कि आप इस प्रकार से जानकारी प्राप्त करें। तो सरकार भी इसमें कम इंटरेस्ट दिखाई देती है। इसके बारे में हम यहाँ पर सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो निश्चित रूप में सॉल्यूशन ये है कि सरकार को यहाँ पर जो भी रेडियो है, टेलीविजन्स हैं, अखबार हैं, इनके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप इस प्रकार से आरटीआई है वो लगा सकते हैं, आरटीआई की सूचनाएं आप किसी विभाग से प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के माध्यम से बताई जानी चाहिए। यदि आरटीआई किस प्रकार से लगाई जाए तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस में एक जो लिंक है वो दे दिया है कि आप आरटीआई किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो सरकार को भी इसके बारे में जागरूक करना चाहिए कि वहाँ के हमारे देश की जो जनता है वो किस प्रकार से आरटीआई लगा सकती है, इसके बारे में सूचनाएं नागरिकों को देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरेस्ट निश्चित रूप में यहाँ दिखाना चाहिए। तो गवर्नमेंट वर्तमान समय में कम इंटरेस्ट दिखा रही है, तो सरकार को रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र इनके माध्यम से लोगों को यहाँ पर जागरूक करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई है वो लगाई जा सके और जो किसी विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को वहाँ पर दूर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस। जो भारतीय जनता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ऊपर बताया है कि सरकार भी इसके बारे में बहुत कम इंटरेस्ट दिखा रही है। जब सरकारी इंटरेस्ट कम दिखा रही है तो निश्चित रूप में लोगों को भी इसके बारे में जानकारी बहुत कम रहेगी। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या हो जाता है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि आप आरटीआई कैसे लगाएं, आरटीआई किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा हो जाती है, लोगों को जानकारी नहीं होती है। कई बार वे ऑफिस में जाते हैं और वे लोग यदि जानकारी मांगते हैं कि आप हमें इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, तो वहाँ पर ऑफिसेस जो होते हैं वो उनको वहाँ से भगा देते हैं कि आप जाएं यहाँ से, इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो एक समस्या पैदा हो जाती है यहाँ पर। जो भी गाँव से संबंधित भोले भाले जो व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर वापस आ जाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि आरटीआई किस प्रकार से लगाई जाए। यद्यपि सभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम जो जानकारी है वो लोगों को होती है कि आरटीआई किस प्रकार से लगाई जाती है, क्योंकि सरकार भी कम यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाती है, मैंने आपको ऊपर ही बताया है। तो लोगों में जागरूकता का अभाव रहता है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से किया जाए कि लोगों को जागरूक किया जा सके, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक तो सरकार अपनी ओर से यहाँ से इनिशिएटिव लेगी। कैसे हैं? जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जाए कि कैसे आप आरटीआई प्राप्त करेंगे। इसके साथ में सिंपल वे में कोई भी पब्लिक ऑफिस है, कोई भी सरकारी वहाँ पर ऑफिस बना हुआ है, उसका जो नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड जो बना हुआ होता है, इस नोटिस बोर्ड पर ही आरटीआई लगाने के तरीके के बारे में लोगों को अवगत कराया जाए।
इस एक्ट की धाराएं वहां पर लिख दी जाएं और वहां पर बताया जाए कि आप आरटीआई किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। उसको यहाँ पर फ्लैश के माध्यम से या वहाँ पर उसके बारे में पेंटिंग करवा के ये सब जानकारियाँ यहाँ पर प्रत्येक जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है, विशेषकर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करें या कोई पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर नागरिकों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार से जो नोटिस बोर्ड होते हैं वहाँ पर ये सूचनाएं वहाँ पर दी जानी चाहिए ताकि नागरिक ये जान सके कि आरटीआई कैसे लगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरटीआई का जो चैलेंज है वो है सेकंड अपील टाइम। आपको यहाँ पर जानकारी हो, जैसे आपको मैंने बताया था पीआईओ है, पीआईओ के पास में 30 दिन का समय रहता है। इसके बाद में पीआईओ ने कोई सूचनाएं आपको दी और उनसे आप संतुष्ट नहीं होते हैं या इसने सूचनाएं आपसे छुपा ली, तो आप सेकंड अपील के रूप में यहाँ पर एसपीआईओ या फिर यहाँ पर सीपीआईओ इन दोनों के पास में अपील कर सकते हैं। ये सेकंड अपील के बारे में है। और ये जो सेकंड अपील है, ये सेकंड अपील 90 डेज के दौरान 90 जो दिन है उन दिनों में ये सेकंड अपील हो जानी चाहिए। अब ये एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। जैसे सपोज कीजिएगा आपने यहाँ पर पीआईओ से सूचना मांगी और उसने आपको सूचनाएं देने से मना कर दिया, ठीक है, और या फिर उसने सूचनाएं हैं वो कुछ छुपा ली आपसे, आपको लगता है कि इसने बहुत सी सूचनाएं हैं वो छुपा ली, तो फिर आप क्या करेंगे, इस आरटीआई एक्ट के दौरान ही है कि आप दूसरी अपील इनमें लगा सकते हैं। या तो सीपीआईओ में लगाएं, अपने राज्य के जो प्रत्येक राज्य है उसकी राजधानी में ये बना रहता है, जो वहाँ का सूचना आयुक्त है वो वहाँ पर बनाया जाता है, गवर्नर के माध्यम से वो अपॉइंट किया जाता है। सीपीआईओ के बारे में हम बात करें, ये हमारे देश के राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त किया जाता है और इसमें कार्य जो करता है वो यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पर कार्य करता है। सीआईसी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये यहाँ पर कार्य करता है। तो इस एक्ट के अनुसार ही ये बता दिया गया कि आप 30 दिन में तो आपके पास में ये समय है, इनके पास में यदि आप अपील करना चाहते हैं तो अपील 90 डेज में हो जानी चाहिए। 90 दिनों में ये अपील आप कर सकते हैं। 90 डेज के बाद में आप अपील करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको ये एसपीआईओ या सीपीआईओ है वो रिजेक्ट कर सकता है। इसके बारे में आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गोदावरी रिवर फोर्ट्स के बारे में एक आरटीआई डाली गई थी और इसमें यहाँ पर जो एसपीआईओ था उसने इस आधार पर उस व्यक्ति की जो आरटीआई है वो रिजेक्ट कर दी कि आपने ये जो सेकंड अपील है इसके लिए आपने 8 जो मंथ हैं, आपने सेकंड अपील के लिए यहाँ पर 8 महीने ले लिए, बल्कि यहाँ पर 3 महीने के अंदर 30 या 90, एक महीना 30 का होता है, आप जानते ही होंगे, 30 या 90 दिन में आपको यहाँ पर अपील करनी जरूरी थी, लेकिन यहाँ पर आपने 8 महीने ले लिए, इस कारण से आपको सूचना है वो नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करें तो ये समय है, इस समय की बंदिश को हटा देना चाहिए। ये जो भी 90 डेज हैं सेकंड जो अपील के लिए यहाँ पर जो 90 दिन निर्धारित किए गए हैं इसको यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ पर आप इसको निश्चित रूप में आप या तो अनिश्चित समय लिख सकते हैं कि किसी भी समय यहाँ पर आप अपील डाल सकते हैं, या कम से कम 5 वर्ष हैं एक जो कार्यकाल सरकारें पूरा करती हैं वो तो यहाँ पर होना चाहिए कि 5 वर्ष है, इस दौरान आप यहाँ पर अपील डालें। वैसे आप जानते ही हैं कि कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है तो यहाँ पर 5 वर्ष मायने नहीं रखता है, अनिश्चित समय दे देना चाहिए कि कभी भी सेकंड अपील की जा सकती है कि हमने ये अपील यहाँ पर फर्स्ट की और उसके बाद में हम ये सेकंड अपील कर रहे हैं। तो सॉल्यूशंस में आप बता सकते हैं कि ये 90 डेज की जो कंडीशन है वो हटा देनी चाहिए, कम से कम आप इसको 5 वर्ष कर सकते हैं और वैसे आप अनिश्चित समय भी इसको रख सकते हैं। तो ये इसके सॉल्यूशंस में आप बताएंगे। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट में है और वो है एक्सेप्शन टाइम के अतिरिक्त समय भी यहाँ पर जो भी पीआईओ होते हैं या यहाँ पर एसपीआईओ होते हैं उनको कई बार दे दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में इनको 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर 30 जमा 15 तो ये 45 दिन हो गए, 15 दिन अतिरिक्त दिए जा सकते हैं, टोटल समय यहाँ पर 45 डेज हो जाते हैं। इन सूचनाओं के बारे में यदि आप थोड़ा सा विदेश में जाएंगे तो आप जानकारी रखिए।
स्वीडन में तो ऐसा है कि आपको तुरंत वहां पर सूचनाएं दे दी जाती हैं। लगभग कहा जाता है कि 24 घंटे में आपको सूचनाएं आपको तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। ये स्वीडन है। स्वीडन वही देश है जिसने अपने देश में सबसे पहले जो सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को 1766 में दे दिया था। तो वहां पर तुरंत उपलब्ध करा दी जाती है उनके नागरिकों को सूचनाएं। दूसरा, हमारे देश में यहाँ पर 30 दिन का समय दिया जाता है, और भी विशेष परिस्थिति हो तो 45 दिन का समय यहाँ पर दे दिया जाता है। तो ये एक विडंबना है। इसके साथ में हम यहाँ पर बात करें, जैसे कनाडा है, कनाडा में यहाँ पर जो समय दिया जाता है वो केवल ही वहाँ पर 15 दिन का समय दिया जाता है। यदि आप मैक्सिको में के बारे में बात करें तो वहाँ पर 20 दिन का समय दिया जाता है। 20 दिन में तो आपको सूचनाएं वहाँ पर देनी ही पड़ेंगी। ऐसे वहाँ पर नियम बने हुए हैं, चाहे कैसा भी केस हो। हमारे यहाँ पर देखिएगा कि ये अतिरिक्त समय फिर उसको और दे दिया गया है, तो ये हटा देना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक चैलेंज है। सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो निश्चित रूप में आप कह सकते हैं कि ये जो भी 15 दिन का समय दिया जा रहा है इसको हटा देना चाहिए। 30 दिन है तो 30 दिन, 1 महीने का समय है तो 1 ही महीने है उसमें ही सूचनाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए। अतिरिक्त समय है वो किसी प्रकार से नहीं देना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैलेंज के बारे में बात करें तो ह्यूज नंबर्स ऑफ केसेस। जो भी केस हैं ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो भी आरटीआई हैं, आरटीआई के थ्रू यहाँ पर दायर हुए हैं। जैसे एक सूचना के अनुसार यहाँ पर हम बात करें 9 अक्टूबर 2020 में यहाँ पर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था जिसमें बताए गए थे कि 2005 से लेकर 2020 तक यहाँ पर लगभग आरटीआई के जो आवेदन हुए 3 करोड़ 33 लाख जो केस हैं, जो आवेदन हैं वो यहाँ पर आरटीआई के रूप में आए। और इनमें से आपको जानकर और हैरानी होगी कि इन आंकड़ों में ये जो डाटा आपको बताया गया है इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यूपी है और यहाँ पर तेलंगाना है, ये तो यहाँ शामिल ही नहीं है। तो एक जानकारी आप यहाँ पर रखें कि 9 अक्टूबर 2020 को जब ये डाटा प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि 2005 से लेकर 20 तक यहाँ पर 3 करोड़ 33 लाख जो केस हैं, जो आवेदन हैं वो आरटीआई के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुए। तो आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर केसेस यहाँ आरटीआई जो कमीशंस हैं उनके पास में आए। इनमें से सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो सेंटर का जो हमारा डिपार्टमेंट बना हुआ है उसके पास में यहाँ पर 92 लाख के लगभग थे। महाराष्ट्र के बारे में हम बात करें तो अकेले महाराष्ट्र में राज्यों में सबसे ज़्यादा जो केस हैं आरटीआई के रिगार्डिंग वो वहाँ पर आवेदन आए थे। और हरियाणा के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 लाख जो केस हैं वो 2005 से 2020 के दौरान आरटीआई के आवेदन हैं वो हरियाणा सरकार है उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको यहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो ये 9 अक्टूबर 2020 को आंकड़ा जारी किया गया था, उसके अनुसार आपको बताया गया है। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आरटीआई के आवेदन यहाँ पर आते रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। एक बार कोई सूचना यहाँ किसी आरटीआई आवेदन के माध्यम से मांग ली जाती है, उसी की सूचना फिर दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति, जब ऐसी सूचनाएं यहाँ पर आ रही हैं, एक ही प्रकार की आप सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्यों ना इसको ऑनलाइन ही वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाए कि सभी नागरिक वहाँ पर केवल आपको वहाँ एक मिस कॉल करना पड़े और आपको वो सूचनाएं आपके फ़ोन पर अवेलेबल हो जाए। एक ही प्रकार की सूचनाएं हैं। तो इसके सॉल्यूशंस के बारे में हम यहाँ पर बात करें कि इन सॉल्यूशंस को आप किस प्रकार से मिटा सकते हैं, मैंने यहाँ पर जैसे बताया है आपको यहाँ पर डिजिटल जो कॉन्सेप्ट है वो अपनाना पड़ेगा। जो भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जो भी वेब बनी हुई हैं, इनको आप ऑनलाइन कर दीजिएगा। और कोई भी नागरिक यदि सूचनाएं लेना चाहता है तो अपने फ़ोन से वहाँ पर उस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है उस पर मिस कॉल करेगा, किस प्रकार की सूचनाएं आपको चाहिए, कि ये रिजल्ट की कॉपी चाहिए, ये जो भी चाहिए, तो एक निर्धारित फीस वहाँ पर निर्धारित कर देनी चाहिए। और उसके बाद में फिर उसको ऑनलाइन वो सूचनाएं उसके मोबाइल फ़ोन पर ये वेबसाइट उपलब्ध करा दे, ऐसा वहाँ पर होना चाहिए। तो ये इसके सॉल्यूशंस के बारे में, ताकि हम ये इतने नंबर्स ऑफ केसेस हैं इनसे हम बच सकें। डिजिटल जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाया जाना चाहिए। जो भी पेनल्टी लगाई जाती है, जैसे सपोज कीजिएगा आपको अपने कहीं पर पीआईओ में आरटीआई लगाई और पीआईओ ने आपको सूचना देने से मना कर दिया,
ठीक है, या तो वो आपको मना कर दे या वो आपका जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दे कि मैं नहीं आपको सूचना देता, या फिर उसने कोई सूचनाएं हैं आपको अधूरी सूचनाएं वहाँ पर अवेलेबल कराई, या उसने कंप्लीटली ही आपको जो सूचनाएं हैं उसमें आपको मिसगाइड कर दिया, जो वास्तविक सूचनाएं थी वो आपको नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप इस पीआईओ के अगेंस्ट जो सेकंड अपील करते हैं एसपीआईओ में, इसमें आप डाल सकते हैं। अब ये एसपीआईओ है, ये एसपीआईओ इस पीआईओ पर पेनल्टीज लगाता है कि आपने ये सूचनाएं हैं वो उपलब्ध नहीं कराई। ये पेनल्टीज हैं यहाँ पर डे के अनुसार यहाँ पर हम बात करें तो 250 रुपये हैं, और अधिकतम यहाँ पर हम बात करें तो ये 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये की अधिकतम जो पेनल्टीज है, जो यहाँ पर दंड है, वो इस पीआईओ पर लगाया जा सकता है यदि वो सूचनाएं आपको उपलब्ध नहीं कराता है, आपको मिसगाइड करता है ऐसी स्थिति में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह आ जाती है कि पेनल्टीज लगाई ही नहीं जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पेनल्टीज पीआईओ पर लगाई जाती है। देखिएगा, इसमें एक उदाहरण आप वर्तमान समय में देख सकते हैं। ये इंडेक्स जो आपको बताया जा रहा है, देखिए 2018 से 19 में असम के बारे में हम बात करें तो केवल 2 केस में ही यहाँ पर पेनल्टीज लगाई गई। भी एसपीआईओ है या सीपीआईओ है, इस पीआईओ पर जब जो पेनल्टीज लगाता है वो बहुत कम केस ऐसे होते हैं जहां पर पेनल्टीज लगाई जाती है। यहाँ पर सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करें तो सॉल्यूशंस आप यहाँ पर साधारण तरीके से बता सकते हैं कि ये जो भी पेनल्टीज है, एक तो पहली तो बात ये है कि ये पेनल्टीज वहीं से ही काउंट हो जानी चाहिए जिस दौरान इसने व्यक्ति ने सूचनाएं छुपाई गई या आपसे सूचनाएं देने के लिए मना किया गया। तो यहाँ पर, और ये पेनल्टीज 2005 में निर्धारित की गई थी। निश्चित रूप में यहाँ पर ये पेनल्टीज बढ़ा देनी चाहिए, कम से कम 1000 रुपये हैं ये यहाँ पर कर देना चाहिए, या फिर जो वित्त आयोग है उसके अनुसार कर देना चाहिए कि जो भी यहाँ पर पीआईओ बनाए जाएंगे और वो उपयुक्त प्रकार से आपको सूचनाएं नहीं देंगे तो उनकी 10% जो सैलरी है वो काट दी जाएगी। ऐसा यहाँ पर कुछ नियम बना देने चाहिए। और फिर भी यदि ये नहीं है तो यहाँ पर 1000 रुपये आप पर डे के अनुसार और 1 लाख रुपए है ये उस पर अधिकतम जुर्माना लगाने के बारे में इसमें बात कर देनी चाहिए। ये हम सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, किस प्रकार से सॉल्यूशन होना चाहिए कि जैसे ये लगे कि हाँ इस व्यक्ति ने जानबूझकर सूचनाएं छुपाई गई हैं, जानबूझकर इसने मिसगाइड किया है, जानबूझकर इसने एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है, स्वीकार नहीं किया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर निश्चित रूप में ये जुर्माना है ये यहाँ पर होना चाहिए। और इसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप यहाँ पर YouTube पर या आपकी जो क्लास चल रही है इसमें आप बता सकते हैं कि कितना जुर्माना इन पर करना चाहिए। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार जहाँ पर हो रहा है, एक व्यक्ति ने वहाँ पर RTI लगाई और वो आपसे सूचनाएं नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है वो आप यहाँ पर कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 और लैक ऑफ पावर्स ऑफ कमीशंस। जो भी RTI एक्ट के अनुसार यहाँ पर कमीशंस बनाए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेट लेवल पर जो कार्य करता है वो है यहाँ पर SPIO। सेंट्रल लेवल पर जो कार्य करता है सेंट्रल लेवल पर ये है यहाँ पर CPIO। तो इन अधिकारियों के पास में भी बहुत ही कम शक्तियाँ हैं। जैसे इनके बारे में मैंने यहाँ पर ऊपर बात की थी पेनल्टीज लगाने के बारे में, तो ये कम से कम प्रति डे के अनुसार 250 रुपये और अधिकतम ये 25,000 रुपये की पेनल्टीज लगा सकते हैं। ये केवल इन्हीं रुपयों तक सीमित हो जाते हैं। तो पहले तो ये है इनकी बाउंड्रीज बनाई गई है, निश्चित रूप में इनकी बाउंड्रीज यहाँ पर इंक्रीज करनी चाहिए यदि सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ में ये जो CPIO या SPIO होते हैं ये यहाँ पर किसी को उसकी सर्विस से टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। उनके पास में ये अधिकारी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को, जो भी PIO यहाँ पर कार्य करते थे उनसे सूचनाएं मांगी गई थी और इन्होंने सूचनाएं आपको उपलब्ध नहीं कराई, तो यहाँ पर ये सेकंड अपील के रूप में यहाँ पर SPIO और CPIO थे, ये इस PIO को यहाँ पर टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं कि आपने सूचनाएं गलत दी तो उसको उसकी सर्विस से नहीं हटा सकते हैं। केवल ये इस 250 रुपये प्रति डे के अनुसार। और बड़ी विडंबना है यहाँ पर, सपोज कीजिएगा एक कोई मामला है, अरबों खरबों का कोई मामला है, ठीक है, और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है और उसमें कोई PIO बना दिया गया, ठीक है। अब PIO है, PIO से कह दिया गया है कि आप सूचनाएं नहीं दें, अपील डालें और उसमें मना कर दें कि जो भी किसी ने RTI वहाँ पर डाली इस PIO के पास में दी, PIO ने उसको रिजेक्ट कर दिया।
फिर दोबारा किसी ने डाली, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया, उसने सूचनाएं देने से मना कर दिया निश्चित रूप में। तो ऐसे में फिर ये स्टेट कमीशन है वो इस पर जुर्माना लगाते हैं। अब ये जुर्माना केवल उस पर 25,000 रुपए का लगाया गया। ये व्यक्ति 25,000 रुपए जुर्माना नॉर्मल वे में दे सकता है कि यदि वहां पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो, क्योंकि जो कंस्पिरेसी है, जो मिली भगत होती है, वो 25,000 रुपये आराम से दे देंगे उनको और कहेंगे कि क्यों किसी प्रकार से हमें सूचनाएं देनी है, नहीं देंगे सूचनाएं। तो निश्चित रूप में यहाँ पर जो SPIO और PIO होते हैं इनके पास में बहुत कम पावर हो जाती है। ये केवल आर्थिक दंड दे सकते हैं। यहाँ पर उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, कोई फौजदारी मुकदमा है, वो उसके ऊपर दर्ज नहीं कर सकते हैं या उसकी सिफारिश भी नहीं कर सकते। सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर SPIO और CPIO है, इनको अतिरिक्त पावर्स दे देनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर जानबूझकर सूचनाएं छुपा रहा है तो उसके ऊपर इस CPI को विशिष्ट पावर देनी चाहिए कि ये उस व्यक्ति की लगभग 10% जो वेतन है वो उसको काटेगा और तब तक काटेगा जब तक कि वो सूचनाएं उसके पास में अवेलेबल हैं, उनको उपलब्ध नहीं कराता है। ऐसी पावर्स उसको दे देनी चाहिए। साथ में यहाँ पर हम बात करें कि उसको ये भी पावर्स दे देनी चाहिए कि फिर भी लगे कि वह व्यक्ति जानबूझकर सूचनाएं नहीं दे रहा है तो इसको फिर जो भी यहाँ पर सूचना आयुक्त है, इसको ये अधिकार देना चाहिए कि वो यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस के पास में वो उस अधिकारी के विरुद्ध 420 की FIR है वो दर्ज कराए। ये इस व्यक्ति को ये अधिकार यहाँ पर दे देना चाहिए CPIO और SPIO को, ताकि उस व्यक्ति पर फिर FIR दर्ज कराई जाए। के बाद में फिर क्या है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और वो पाती है कि वास्तव में ही इस व्यक्ति ने जानबूझकर सूचनाएं छुपाई हैं, इनके पास में आंकड़े अवेलेबल थे, तो फिर उस व्यक्ति को सजा भी देनी चाहिए। ये पुलिस डिपार्टमेंट्स करेगा क्योंकि पुलिस का विभाग यहाँ पर कार्य करता है। अटैक ऑन RTI एक्टिविस्ट, जो भी RTI एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट है, प्रत्येक कोई गांव में भी आपको वहां पर मिल सकते हैं, जिनका काम ही होता है RTI लगाना, ताकि किसी डिपार्टमेंट्स में कोई भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो उनको उजागर किया जा सके। तो जो भी RTI एक्टिविस्ट होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर दूसरे लोगों द्वारा यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। यदि हम यहाँ पर कॉमनवेल्थ इनिशिएटिव जो काउंसिल बनी हुई है उसके अनुसार यदि उस रिपोर्ट का हम अध्ययन करें तो उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि लगभग 300 के लगभग जो केस थे वो RTI एक्टिविस्ट हैं उस पर हमले करने से संबंधित थे। या तो उनको हरास किया गया था या यहाँ पर इसी में ही हम बात करें इन 300 के लगभग में ही 51 व्यक्ति तो ऐसे थे जिनका यहाँ पर मर्डर कर दिया गया था, जिनको यहाँ पर जान से मार दिया गया था। पुलिस में उनके खिलाफ FIR यहाँ पर दर्ज हुई। RTI एक्टिविस्ट थे, उन्होंने किसी भ्रष्टाचार को वहाँ पर उजागर किया, तो जो व्यक्ति वहाँ पर प्रभावित हो रहा था उन लोगों ने यहाँ पर इन RTI एक्टिविस्ट को यहाँ से जान से मार दिया। दूसरा हम यहाँ पर बात करें इसी में ही है कि 5 को तो यहाँ पर सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ में 261 के करीब जो केसेस ऐसे थे, इस कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट जो काउंसिल है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसी के अनुसार है ये 261 के करीब ऐसे थे जिनमें RTI जो एक्टिविस्ट हैं उनको यहाँ पर हरास किया गया था, उनको प्रताड़ित यहाँ पर किया गया था, उनका शोषण यहाँ पर किया गया था, जिनकी जो FIR है वो निश्चित रूप में यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर दर्ज आपको मिलती है। RTI एक्टिविस्ट हैं वो सुरक्षित नहीं है, ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है RTI एक्ट के साथ में। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस क्या किया जा सकता है कि सबसे पहले तो जिस भी राज्य में कोई सरकार है, यहाँ पर केंद्र सरकार अलग से कार्य करती है, यूनियन टेरिटरी हो, वहाँ पर हम बात करें तो वहाँ पर उन RTI एक्टिविस्ट की पहचान होनी चाहिए। RTI एक्टिविस्ट हैं, किसी गांव में हो सकता है या किसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर 20 हो सकते हैं, वहाँ पर 40 हो सकते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसे हैं जो लगभग डिपार्टमेंट्स में RTI के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं। फिर सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इन RTI एक्टिविस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाए, पुलिस प्रोटेक्शंस हैं वो इनको निश्चित रूप में दिया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर सभी को ऐसे पुलिस प्रोटेक्शन कैसे दिया जा सकता है? निश्चित रूप में यहाँ पर हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल हैं उसका बड़ा ज़्यादा महत्व है, कम से कम उसकी गतिविधियों को तो यहाँ पर देखा जा सकता है और पुलिस की वहाँ पर व्यवस्था भी की जा सकती है कि RTI एक्टिविस्ट हैं और इनको
किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। कम से कम ऐसा तो यहाँ पर किया जा सकता है। और यदि किसी पर हमले हो जाते हैं तो उसके बाद में तो फिर उस पर प्रोटेक्शंस देना निश्चित रूप में अनिवार्य हो जाता है। तो ये कार्य यहाँ पर सरकारों को करना चाहिए कि उनको पुलिस प्रोटेक्शंस उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद में हम नेक्स्ट में यहाँ पर बात करें, आरटीआई एक्ट में एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आ रहा है वो है पोस्ट वैकेंट। यहाँ पर हम बात करें एसपीआईओ या यहाँ पर हम बात करें सीपीआईओ, इनमें टोटल में हम बात करें तो यहाँ पर कुल जो संख्या है वो है यहाँ पर 29 जो कार्य करते हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त कार्य करते हैं। अन्य आयुक्तों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी रखें तो 131 हैं वो अन्य आयुक्त कार्य करते हैं। तो इसमें ये होता है राज्यों में भी जो अन्य आयुक्त हैं उनकी संख्या बहुत कम रहती है। कुल संख्या कहीं पर 10 रहती है, जो संख्या है वो भरी नहीं रहती है, खाली पोस्टेज रहती है। 9 अक्टूबर 2020 को एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। इस डाटास के अनुसार ये यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सेंटर में जो सीआईसी कार्य करता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो कार्य करता है, इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 10+1। एक यहाँ पर मुख्य है, मुख्य का नाम यहाँ पर हम बात करें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उनका नाम मैंने आपको पहले ही बताया है। आप YouTube पर कमेंट कर सकते हैं, मैंने इसका नाम ऊपर बताया गया है। यस, तो उसका नाम है यहाँ पर यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा है, वो वर्तमान समय में भारत के जो केंद्र सरकार जहाँ पर कार्य कर रही है उसके मुख्य सूचना आयुक्त है। तो इसमें जो संख्या है वो 11 है। इस रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर 5 जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सूचनाएं आप कैसे प्राप्त करेंगे, 5 पोस्ट तो यहाँ पर वैकेंट रहती हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें हरियाणा के बारे में ही हम जानकारी रखें तो हरियाणा में भी ये संख्या है, इसी प्रकार से है 10+1। एसपीआईओ में कितने सदस्य होंगे ये राज्य की जो विधानसभा है वो निर्धारित करती है। वो यहाँ पर 5 भी कर सकती है, 10 भी कर सकती है और यहाँ पर 11 भी कर सकती है। एक मुख्य हो सकता है और 10 अतिरिक्त अन्य हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ये भी इस एक्ट में बताया गया है। तो कहीं पर आपको 3 मिलते हैं, कहीं पर आपको 4 मिलते हैं, कहीं पर 7, इस प्रकार से है। 3 पोस्ट यहाँ पर हरियाणा में भी वैकेंट, इस जो सूचना आयोग बना हुआ है हरियाणा में उसमें वैकेंट है। हरियाणा के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका नाम क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें भी इसके बारे में आपको बताया था। यस, कर सकते हैं कमेंट। उसका नाम है यहाँ पर यशपाल सिंघल। यशपाल सिंघल हैं, वो हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। सरकारें हैं वो इन पोस्ट को भरती नहीं है और जिसके कारण फिर जो फैसले हैं, जो भी यहाँ पर आरटीआई के बहुत ज़्यादा आवेदन आते हैं उनका शीघ्र गति से निपटारा नहीं हो पाता है। इसके सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करें तो सॉल्यूशंस के रूप में आप कह सकते हैं कि सबसे पहले तो जो भी गवर्नमेंट है जिस भी राज्य में इन पोस्ट को शीघ्र गति से भर दें, बहुत जल्दी। जैसे ही कोई पोस्ट वैकेंट होती है उसके 1 महीने पहले ही वहाँ पर उन व्यक्तियों का नाम दे देना चाहिए कि ये व्यक्ति हैं, ये आगे आने वाले यहाँ पर अन्य सदस्य होंगे या यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त होगा। इसकी सूचना 1 मंथ पहले ही वहाँ पर दे देनी चाहिए। जैसे ही वो व्यक्ति हटे तो उसके स्थान पर उस व्यक्ति को स्थान दे दिया जाए। ये है इसका सॉल्यूशन। दूसरा ये है कि इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो यहाँ पर लगभग 160 हैं। इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ाई जानी चाहिए। निश्चित रूप में आप आरटीआई को और भी ज़्यादा सशक्त बनाना चाहते हैं तो इनको डबल कर देना चाहिए। जितने केस बढ़ते हैं उसी हिसाब से वहाँ पर आयुक्तों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट जो चैलेंज है आरटीआई के बारे में वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें ये होता है कि ये बौद्धिक संपदा का अधिकार है, हिंदी में हम इसे बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। इसमें ये होता है कि किसी भी कोई फील्ड्स में आप कोई अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, कोई आप अपनी जानकारी वहाँ पर पब्लिश करते हैं, आपने कोई ऐसी खोज की है, कोई डिस्कवरी वहाँ पर आपने की है, कोई इन्वेंशंस आपने किया है, तो उसके बारे में कोई आरटीआई लगाता है और सूचनाएं मांगता है कि ये खोज किसने की
या ये शोध पत्र किसने वहाँ पर जारी किया। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इसका उल्लंघन मानते हुए वो सूचनाएं आपको नहीं दी जाती हैं। जो भी यहाँ पर पीआईओ होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन, वो कहते हैं कि यदि हमने ये सूचनाएं आपको दी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कानून बना हुआ है इसका उल्लंघन हो जाता है, इसलिए ये सूचनाएं आरटीआई के थ्रू नागरिकों तक उपलब्ध नहीं हो पाती है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से किया जाए। निश्चित रूप में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये सामान्य रूप में बौद्धिक संपदा का अधिकार है। कोई व्यक्ति कोई सपोज कीजिएगा पंखे का आविष्कार करता है तो आप आरटीआई के थ्रू ये जानकारी मांगे कि उसने किस प्रकार से यहाँ पर कोई नया जो आविष्कार किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, तो ऐसे तो सूचनाएं आपको नहीं दी जा सकती है ना। तो इसको भी यहाँ पर निर्धारित करना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और आरटीआई इनके बीच में संतुलन स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर विषय को यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का विषय बनाकर और आपको सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएं, तो ये बड़ी समस्याएं यहाँ पर हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहिए। पीआईओ हैं वो इसकी जानकारी अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। साथ में यहाँ पर कोर्ट में भी इस प्रकार की जो अपील है वो की जा सकती है कि ये जो मामला है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का है या ये यहाँ पर सिंपल कोई साधारण विषय है। तो इसके बारे में यहाँ पर कोर्ट केस भी यहाँ निश्चित रूप में किए जा सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस के बारे में है। और ये जो पीआईओ हैं इसको भी कम से कम ये यहाँ पर राइट्स दे देना चाहिए कि ये जो किसी हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के लीगल जो एडवाइजर होते हैं उनसे ये सलाह ले सके। ऐसा उसको फ्री में ही उपलब्ध होना चाहिए पीआईओ को कि हाई कोर्ट हैं उनके जो जजेज हैं या वहाँ पर एडवोकेट हैं उनसे ये लीगल एडवाइस प्राप्त कर सके। ऐसा इसके पास में ये कानूनी रूप से इसको ये अधिकार देना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, इसी प्रकार की जो समस्या है आरटीआई एक्ट में ये यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। राइट टू प्राइवेसी, जिसमें हम बात करते हैं निजता का अधिकार। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे आप रहते हैं, किस हिसाब की आपकी लाइफस्टाइल है, ये आपके अपने निजी हैं, इनमें कोई दूसरा व्यक्ति है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर समस्याएं आरटीआई में ये हो जाती हैं। अब आरटीआई वर्सेस राइट टू प्राइवेसी हो गया है, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो बना हुआ है उसमें भी यद्यपि हम इसके धाराओं के बारे में बात करें तो सेक्शन 8 है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी जा सकती है। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति आरटीआई लगाता है तो इसी का हवाला दे दिया जाता है कि ये व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी का है। किसी व्यक्ति के बारे में आप जानकारी चाहें कि हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो वहां पर जो पीआईओ होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, वो राइट टू प्राइवेसी का दायरा बता देते हैं कि इसमें राइट टू प्राइवेसी है वो आ गया है, इसलिए आपको ये सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में यहाँ पर उनकी बेंच के माध्यम से राइट टू प्राइवेसी है, ये आर्टिकल 21 है जो हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में राइट टू प्राइवेसी को यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में डाल दिया है। अभी राइट टू प्राइवेसी है लोगों का यहाँ पर मौलिक अधिकार बन गया है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ये आपका राइट टू प्राइवेसी है, आपकी निजता है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ये सूचनाएं नहीं ले सकता है। तो ये अभी इसमें शामिल हो गया है 2017 में। यहाँ पर चैलेंज आ गए हैं, अब यहाँ पर समस्याएं हो गई हैं, आरटीआई वर्सेस राइट टू प्राइवेसी हो गया है। बड़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण समस्याएं यहाँ पर आ गई हैं। अब यदि हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो भी पीआईओ बने हुए हैं उनको यहाँ पर एडवाइज करने के लिए एडवाइजर जो हैं, एडवाइजर हैं वो यहाँ नियुक्त कर देने चाहिए। वो हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकता है, तो उनका एक पैनल बना देना चाहिए। यदि इस पीआईओ को लगता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को लगता है कि ये मामला यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का है, तो वो इस कमेटी जो बनी हुई है, जो भी कमेटी बनी हुई है, इस कमेटी से ये सलाह ले सके कि आप हमें ये बताएं कि ये राइट टू प्राइवेसी में आता है या
ये सिंपल तरीके से है, मैं इसके बारे में सूचना जो आरटीआई में मांगी गई है इसके बारे में आपको उपलब्ध करा दूं। तो यदि ये होता है तो यहाँ समस्याएं पैदा नहीं होंगी। अभी समस्याएं यही है कि पीआईओ को ही मालूम नहीं रहता है कि ये राइट टू प्राइवेसी में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। कई बार तो पीआईओ है वो भी इसका उल्लंघन कर देता है कि वो मामला राइट टू प्राइवेसी का होता है, लेकिन पीआईओ सूचनाएं उपलब्ध करा देता है कि ठीक है आप ये सूचनाएं लीजिएगा। तो समस्याएं यहाँ पर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आज जो हमने बात की है वो यहाँ पर बात की है चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस ऑफ आरटीआई। आरटीआई के जो प्रमुख चुनौतियां हैं और इसके बाद में प्रमुख इसके समाधान आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आप अपने अनुसार भी बता सकते हैं। इनके समाधान जो भी आप पॉइंट्स आप इनके बारे में रिसर्च करें। इसमें यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो, इसके साथ में भी आप हमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ में आप जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो आप हमें इसके बारे में YouTube पर कमेंट जरूर करें। कोई आपकी क्वेरी हो वो भी आप इस पर जरूर लिखें, जिसके समाधान हम आपको यहाँ पर YouTube पर ही बताएंगे। धन्यवाद।